हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सब लोगों को याद होगा कि हमने जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने नेचुरल रिसोर्स कर्स के बारे में पढ़ा था और साथ ही जो नेचुरल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं और ये हमारी आज के चैप्टर का आखिरी पार्ट है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। कि मतलब जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है हम उसको कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं और हमारी उनकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है और हम उन्हें रिस्पॉन्सिबिली और अच्छे से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर लास्ट वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो हम रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं करते उसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ड्यू टू इररिस्पांसिबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे बड़ी दिक्कत आती है पोल्यूशन की। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि कैसे नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सट्रैक्शन से या फिर ज्यादा पेड़ काटने से, पानी वेस्ट करने से, इन सब चीजों से पोल्यूशन कैसे बढ़ता है। अगली है हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस की। मैंने आपको बताया था ना कि कभी कभार नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें पेड़ पौधे काटने पड़ते हैं, जंगल काटने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है क्योंकि वहां पे जो जीव जंतु रह रहे हैं उनकी से उनके रहने की जगह छिन जाती है, जिस वजह से उनके पास कोई जगह नहीं बचती, जिस वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस भी होता है। अगला आता है हमारे पास क्लाइमेट चेंज। कभी कभार क्या हमेशा ही क्लाइमेट पे भी असर पड़ता है ज्यादा पेड़ काटने से और ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल नेचुरल रिसोर्सेज यूज करने से क्लाइमेट पे भी बहुत ही भारी असर पड़ता है। तभी आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं कि वाइसली यूज करो रिसोर्सेज को या पोल्यूशन मत करो, हमारा इस बार तापमान इतना बढ़ रहा है, ये सब हमारी गलती है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स है जो इररिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से आते हैं। ये मेन प्रॉब्लम्स है जो आपकी बुक में इनलिस्ट कर रखी है। आगे बढ़े। अब यहाँ पे हम कुछ केस स्टडीज पढ़ेंगे जहाँ पे हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं या फिर उनके ओवर एक्सप्लॉइटेशन से क्या क्या दिक्कतें हुई है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पंजाब की केस स्टडी, जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हो पंजाब की। उसके बाद हम पढ़ेंगे सीमेंट, द केस ऑफ सीमेंट, ये हम एक केस स्टडी पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एक सिक्किम की हमारी केस स्टडी और फिर हम पढ़ेंगे कि हम रिसोर्सेज को अच्छे से कैसे यूज कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज के हमारे आगे के टॉपिक्स रहेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पंजाब की केस स्टडी से। पंजाब में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। मतलब पंजाब में कैसे ग्राउंड वाटर, मतलब जो जमीन के नीचे पानी पाया जाता है, जो रेन से इकट्ठा होता है या अलग अलग जगहों से ग्राउंड के नीचे जो पानी इकट्ठा होता है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन मतलब उसका बहुत ज्यादा यूज कर लेना, उसको बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर लेना, बहुत ज्यादा वहां निकालना, मतलब अत्यधिक दोहन, भूजल का अत्यधिक दोहन। तो ये पंजाब का एक केस है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि पंजाब ने ना ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, हरित क्रांति की वजह से बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करना शुरू करे थे पंजाब ने। अब इतनी सारी प्रोड्यूस करते ज्यादा पानी चाहिए और खासकर वीट को और गेहूं को और चावलों को बहुत ज्यादा पानी चाहिए था। खासकर चावलों को तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में पानी चाहिए होता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए। अब वहां के जो किसान थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने ग्राउंड वाटर लेना शुरू कर दिया, उन्होंने भूजल लेना शुरू कर दिया, उन्होंने नीचे से ग्राउंड से पानी लेना शुरू कर दिया ट्यूबवेल्स के थ्रू। ट्यूबवेल्स आप सबको पता है ना, बड़े बड़े जो लगे होते हैं खेतों में, उन सब के थ्रू। जैसे ये देखो, ये पीछे इमेज में लगा हुआ है ना, इसे ट्यूबवेल बोलते हैं। ठीक है, और आपको पता है पानी से हम बिजली बना सकते हैं, तो लोगों को बिजली का भी लालच आया तो उन्होंने फिर से ग्राउंड वाटर निकालना शुरू कर दिया। अब क्या होता है, खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स भी यूज करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स इसलिए यूज करते हैं ताकि उपजाऊ बने खेत, और पेस्टिसाइड्स इसलिए यूज करते हैं ताकि कीड़ों को खत्म कर सके। इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो ग्राउंड वाटर था वो पोल्यूट होना शुरू हो गया। अब आप सोचोगे मैम ये कैसे हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जो मिट्टी है वो भी तो पानी एब्जॉर्ब करे, तभी तो नीचे ग्राउंड वाटर हो रहा है, तो इसकी वजह से ग्राउंड वाटर पोल्यूट होना शुरू हो गया। और इस वजह से अब क्या हो रहा है, वो पानी भी बहुत जल्दी निकाल रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, 80% ऑफ पंजाब, मतलब पंजाब का 80% एरिया ओवर एक्सप्लॉइटेड की श्रेणी में आ गया। मतलब 80% ऑफ एरिया में से ग्राउंड वाटर कुछ ज्यादा ही निकाल लिया गया है। और ग्राउंड वाटर इतनी जल्दी यूज हो रहा है, ग्राउंड वाटर सिर्फ नेचुरली ही रिचार्ज होता है। ग्राउंड वाटर को ऐसे नहीं है कि हम वहां पे ग्राउंड वाटर कर देंगे, जब तक बारिश नहीं होगी या कुछ और कारण नहीं होगा, ग्राउंड वाटर अपने आप ही रिचार्ज होता है और वो भी धीरे धीरे रिचार्ज होता है, जिसकी वजह से पानी का संकट आ सकता है और आगे आने वाले लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी हो सकती है, क्योंकि ग्राउंड वाटर का हम यूज कर रहे हैं कभी कभी सिंचाई में,
और जब ग्राउंड वाटर ही पोल्यूटेड हो रहा है तो पेड़ पौधों पे कुछ तो असर पड़ेगा, और वही हम खा रहे हैं। और कभी कभी ग्राउंड वाटर पीने के लिए भी आता है सबके घरों में, हमारे दिल्ली में सबके घरों में ज्यादा ग्राउंड वाटर ही आता है पीने के लिए, तो जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। और ग्राउंड वाटर को रिस्टोर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ग्राउंड वाटर रिस्टोर करने में बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा एफर्ट लगते हैं, तो यहाँ पे वो भी एक बात है। ठीक है, तो ये था हमारी पंजाब की केस स्टडी। आई समझ सबको। अब हम पढ़ेंगे केस ऑफ सीमेंट। सीमेंट से रिलेटेड केस स्टडी पढ़ेंगे। ये जो आप यहाँ पे किला देख रहे हो, ये हमारा जैसलमेर का किला है, और ये पूरा सीमेंट और मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, अब सीमेंट कहाँ का यूज होता है? घर बनाने में यूज होता है, स्कूल बनाने में, हॉस्पिटल बनाने में और सड़कें बनाने में इस्तेमाल होता है। और सीमेंट इंडस्ट्री सबसे ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करने वाली इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि भाई सीमेंट जब हवा में उड़ता है तो उससे एयर पोल्यूशन होता है, कभी कभी हमारी सांस में जाके हमें हेल्थ संबंधित दिक्कतें भी होती है, हमारी स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें भी होती है। तो इस वजह से सीमेंट इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा पोल्यूटिंग इंडस्ट्री माना जाता है। तो सीमेंट के प्रोडक्शन से क्या होता है? फाइन डस्ट रिलीज होती है। कहाँ पे? एयर में। कहाँ पे? एयर में फाइन डस्ट रिलीज हो जाती है सीमेंट के प्रोडक्शन से। ठीक है, इस डस्ट की वजह से ह्यूमन और एनिमल की हेल्थ इफेक्ट होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे उसमें चली जाएगी, हमें अस्थमा वगैरह जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। डस्ट कभी कभार प्लांट्स पे सेटल हो जाती है और उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है अच्छे से, क्योंकि एक तरह से वो ना उनकी लीफ को कवर कर देती है, तो लीफ प्रॉपर सनलाइट नहीं ले पाती है, प्रॉपर रेस्पिरेशन मतलब प्रॉपर पानी बाहर नहीं छोड़ पाती। इन सब चीजों से प्लांट्स को भी दिक्कत होती है, जिनकी वजह से उनकी उपज कम होती है। ठीक है, तो जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने सीमेंट फैक्ट्रीज के लिए कुछ रूल बना दिए ताकि पोल्यूशन कम हो। उन्होंने उनके लिए रूल तो बनाए, साथ साथ लोगों को भी समझाया गया कि घर बनाने के लिए सीमेंट के ऑल्टरनेटिव यूज करके देखो, जैसे स्टोन्स और मड्स को यूज करो, और क्या कहते हैं, प्लांट बेस्ड मटेरियल यूज करो, रिसाइकल्ड मटेरियल यूज करो, वेस्ट प्लास्टिक से कुछ ना कुछ नया बना के यूज करो, इससे भी पोल्यूशन बचाया जा सकता है। तो ये केस स्टडी थी, आपकी बुक में दे रखी है। आगे बढ़ते हैं। सिक्किम की केस स्टडी आजकल की देखी जाए तो आजकल से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, और मेरे हिसाब से एग्जाम में आपके आ भी सकती है। ये मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि ये जो केस स्टडी है ये जनरली आपने देखा होगा आजकल आपको सिक्किम पे भी बहुत हॉलीडे होमवर्क मिल रहा है, अंडमान निकोबार सिक्किम, और पहले ना सिक्किम के ऊपर बहुत चली थी, तो सिक्किम की केस स्टडी इंपॉर्टेंट भी है। और इसके अंदर आप जो बातें पढ़ोगे ना, ये आजकल इन बातों पे बहुत ज्यादा फोकस करा जा रहा है। तो इसमें ये कि प्रेरणा एक लड़की है, उसकी फैमिली सिक्किम में, तो उनके जो खेत थे उसकी ईल्ड मतलब उस पे जो पेड़ पौधे उगा रहे थे, जो फसल उगा रहे थे, वो ना बहुत कम थी, मतलब उनकी जमीन कम उपजाऊ थी, और जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा आ गया था, क्योंकि वो बहुत सारे केमिकल्स यूज कर रहे थे, जिस वजह से उनकी जमीन का जो उपजाऊपन था वो कम हो गया, जमीन कम उपजाऊ हो गई। ठीक है, तो सिक्किम गवर्नमेंट ने क्या करा, उन्होंने पूरे जो सिक्किम की स्टेट थी वहां पे पूरे राज्य में उन्होंने क्या करा, उन्होंने ऑर्गेनिक फार्म मतलब जैविक खेती को प्रमोट किया, जैविक खेती को बढ़ावा देके आप लोग जैविक खेती करो, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह आप मैन्योर यूज करो, खाद यूज करो। वो खाद कैसे? जो किचन का वेस्ट होता है उसको यूज करो। तो ऐसे उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया लोगों को। तो जो पेमा की फैमिली है उसने भी डिसाइड करा कि हम भी जैविक खेती करके देखेंगे। अब शुरू में क्या हुआ, शुरू में जो फसल थी वो थोड़ी कम थी, क्योंकि जो मिट्टी थी अब वो रिकवर हो रही थी, इतने सालों से जो उस पर उन लोगों ने केमिकल का यूज किया था उसकी वजह से मिट्टी खराब हो गई थी। अब धीरे धीरे मिट्टी ठीक होना शुरू हो रही थी। तो फैमिली ने क्या करा, कंपोस्ट, मैंने कंपोस्ट आपको बताया ना कैसे बनाता है, आपने कभी कभी मम्मी को भी देखा होगा कि मम्मी मिट्टी में कभी कुछ छिलके डाल रही है, कभी रसोई का कुछ बचा हुआ सामान डाल रही है, कुछ खाने पीने का डाल रही है, तो सूखी पत्तियां डाल रही है। तो उन्होंने कंपोस्ट का यूज करा, प्राकृतिक कीट विरोधक, मतलब जो नेचुरल पेस्ट रेपेलेंट होते हैं, जो नेचुरल होते हैं, जो कीड़े मकोड़ों को दूर भगाते हैं, जो नीम और गार्लिक से बने होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा घर में भी कभी कभार वो चावलों के डब्बे में मम्मी नीम रख देती है, नीम के पत्ते की, इससे इनमें कीड़े नहीं लगेंगे। तो ये सब चीजें उन्होंने यूज करना शुरू करी। उन्होंने पूरे साल भर अलग अलग तरीके की क्रॉप्स उगाए, और 5 साल बाद उनके खेत एकदम सक्सेसफुल हो गए, मतलब उन्हें बहुत ज्यादा खेती मिली, बहुत ज्यादा फसलें होगी उनके खेत पे, और उन्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और 2016 में सिक्किम बन गया देश का, पूरे विश्व का सबसे पहला जैविक राज्य, मतलब ऐसा स्टेट जहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है या जहाँ पे सिर्फ जैविक खेती होती है। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसे अच्छे से याद रखना कि सिक्किम कब जैविक राज्य बना। ठीक है,
ऑर्गेनिक फार्मिंग ने वहां पे बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ाई, क्योंकि अब ज्यादा पेड़ पौधे नहीं कट रहे थे या ज्यादा जगह नहीं काटी जा रही थी खेतों के लिए, तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी भी बची। वहां पे टूरिज्म भी बहुत इंक्रीज हुआ है सिक्किम में, आप लोगों को भी पता होगा सिक्किम में टूरिज्म बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। और किसानों की आय में भी वृद्धि, मतलब फार्मर्स की इनकम भी इंक्रीज हुई, क्योंकि अब ज्यादा क्रॉप यील्ड हो रही है तो ज्यादा अच्छी इनकम मिल रही है। और सिक्किम बाकी सब राज्यों के लिए एक मॉडल की तरह काम करता है कि उन्हें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम करनी चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये तीनों केस स्टडी समझ आई होगी। सबसे पहले हमारी पंजाब की, जहाँ ग्राउंड वाटर की हमने बात करी, फिर केस ऑफ सीमेंट, जहाँ कैसे सीमेंट फैक्ट्रीज के लिए कुछ रूल्स बनाए गए जिसकी वजह से पोल्यूशन को रोका जा सके, और उसके बाद सिक्किम में जहां हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करी है। अब चलते हैं कि हम रिसोर्सेज को कैसे रिस्पॉन्सिबली यूज कर सकते हैं। देखो जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं, मतलब नवीकरणीय संसाधन होते हैं, उन्हें हमें ऐसे यूज करना चाहिए ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए, जैसे पानी हो गया, पानी को भी हमें सोच समझ के यूज करना चाहिए ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे। ये रिन्यू होते हैं, पर एक बार अगर ये रिन्यू होना बंद हो गया, पानी का कोई और सोर्स नहीं है। आपको भी पता है पीने का पानी जो एकदम सेफ है वो बहुत कम है, सॉल्टी वाटर ज्यादा है। तो हमें इन सब चीजों को भी केयरफुल यूज करना चाहिए। पेड़ पौधों को भी ज्यादा काटना नहीं चाहिए, ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। क्यों? ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचे रहे। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हमें कंजर्व करना चाहिए। क्या करना चाहिए भैया? क्योंकि वो क्वांटिटी में बहुत कम है और उन्हें बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये सब हमारी है कि हम कैसे रिस्पॉन्सिबली रिसोर्सेज को यूज करें। ठीक है, अब जैसे सोलर एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी आपको पता होगा आजकल सोलर पैनल्स लगाने के लिए मोटिवेट कर रही है सरकार कि आप अपने घरों में सोलर पैनल लगाओ, सोलर एनर्जी का यूज करो। तो हम लोगों को भी सोलर एनर्जी का यूज करना चाहिए अलग अलग कामों के लिए। जैसे कुकिंग हो गई, आप लोगों ने देखा होगा सोलर पैनल्स लग जाते हैं, वो एनर्जी रिचार्ज करते हैं। आजकल सोलर कुकर आ रहे हैं कुकिंग के लिए, सोलर पैनल से घर में बिजली बन जाती है, गैस जल जाती है, ये सब। और इंडिया एक ग्लोबल लीडर है रिन्यूएबल एनर्जी में, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा में, मतलब इंडिया आगे लीड कर रहा है, जिसमें सबसे बड़ी चीज है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में इंडिया बहुत ज्यादा ही लीड कर रहा है इस चीज में। ठीक है, मतलब एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स इंडिया में सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा यूज होती है। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जो एनर्जी बार बार जनरेट करी जा सके, जिसमें रिसोर्सेज का हम सस्टेनेबली यूज कर रहे हैं, उसमें इंडिया सबसे आगे है। इंडिया फ्रांस ने इंटरनेशनल सोलर एलियंस लॉन्च करा है। सोलर एनर्जी की वजह से हम फॉसिल फ्यूल्स का कम से कम यूज कर सकते हैं, पोल्यूशन भी कम होता है। जहां गांव में चूल्हा जलाने के लिए कोयला यूज होता है, वहां पे हमने सोलर पैनल लगा दिए तो फॉसिल फ्यूल भी बच गया, साथ में चूल्हे जलाते वक्त जो कोल से इतना पोल्यूशन होता था वो भी कम हो गया। बहुत सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी ठीक हो रही है, जो लोगों की हेल्थ को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करती थी। और जो लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो भी इन चीजों को अफोर्ड कर पा रहे हैं। और हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको रिस्टोर करते रहना चाहिए, जैसे हमें पेड़ लगाते रहने चाहिए, उन्हें बचा के रखना चाहिए और उन्हें ऐसे उपयोग करना चाहिए कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए रहे। सस्टेनेबली मतलब किसी चीज का ऐसे उपयोग करना कि वो आगे के लिए बची रहे, मतलब सोच समझ के अच्छे तरीके से उसका उपयोग करना। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। एक बार हम एनसीईआरटी हाइलाइट देख लेते हैं कि एनसीईआरटी इस चैप्टर के बारे में क्या क्या बात कर रही है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि रिस्पॉन्सिबल यूज से क्या होता है, पोल्यूशन होता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है और क्लाइमेट चेंज होता है। अब रिस्टोरेशन और रीजनरेशन के बारे में यही मैंने आपको ही बताया था कि ग्राउंड वाटर को इरिगेशन के लिए एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जिस रेट पे वो लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो ज्यादा है उस रेट से जिसपे वो वापस वहां पे रिस्टोर हो रहा है पानी। ठीक है, और इस वजह से बोल रहे हैं कि आप जो शहर बढ़ते जा रहे हो उनमें ग्राउंड वाटर की कमी हो जाएगी, और ग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ाने के लिए इनिशिएटिव्स भी बहुत ज्यादा लॉन्च किए गए हैं। यही बात यहाँ पे हिंदी में बोल रखी है। अब यहाँ पे पंजाब का हाँ यहाँ पे पंजाब का से पहले हमें नॉर्मल केस दे रखा है। हाँ, नॉर्मल केस है हमारा कि मतलब वही बता रहे थे कि ग्राउंड वाटर कैसे कम हो रहा है, पानी का कंजप्शन कैसे हो रहा है, जैसे कि वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, और हम वाटर हार्वेस्टिंग यूज करते हैं, या फिर जो पानी को हम वेस्ट कर रहे हैं उसको करके हम पानी को बचा सकते हैं, खासकर ग्राउंड वाटर को भी हम बचा सकते हैं, जैसे रिजुविनेशन ऑफ पॉन्ड्स एंड टैंक्स करके, या फिर जो वेस्टफुल कंजप्शन ऑफ वाटर, मतलब हम ब्रश कर रहे हैं पानी की टंकी खुली छोड़ दी, हाथ धो रहे हैं पानी की टंकी खुली छोड़ दी, पानी वेस्ट जा रहा है, उन सब का। और हम केमिकल फर्टिलाइजर
पेस्टिसाइड्स का यूज करते थे, उससे हमारी सॉइल की जो सॉइल का यील्ड होता है वो कम होता जाता है। तो हम उनको यूज ना करके प्रॉपर हम ट्रेडिशनल फार्मिंग यूज करें, क्योंकि ट्रेडिशनल फार्मिंग में मिट्टी को माँ जो हम अपनी धरती को माँ बोलते हैं, तो उसको माँ के समान माना जाता था। मिट्टी को भी हम काउ डंग मतलब गोबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टी क्रॉपिंग मतलब एक ही फील्ड पे बहुत सारी क्रॉप्स उगाना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि सॉइल प्रिजर्व रहे। ठीक है, यही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे ग्राउंड वाटर का केस दे रखा है कि पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति शुरू हुई थी। ग्राउंड नेचर को रीजनरेशन के भी बियॉन्ड एक्सप्लॉइट कर दिया गया था, चाहे छोटे पीरियड के लिए कर दिया गया था। 1960 में फार्मर्स ने पीडी और वीट उगाना शुरू करा, उसका बहुत ज्यादा पानी चाहिए था, वो ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट करते थे। ओवर पंपिंग की वजह से ग्राउंड वाटर कम होता गया और मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजीज जो है वो केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज कर सकते हैं। और आज ये हालत है कि बहुत ज्यादा पंजाब को ग्राउंड वाटर नहीं मिल पा रहा, खासकर 30 अगर हम नीचे जाएंगे तो 30 मीटर की डेप्थ तक भी ग्राउंड वाटर अवेलेबल नहीं है, और केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स भी नीचे डिसॉल्व हो गए, जिसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ हजार्ड्स हो रहे हैं। यहाँ पे हिंदी में दे रखा है, यहाँ पे हमें पंजाब का मैप दे रखा है जिसमें हमें दिखा रखा है जैसे कि ग्राउंड वाटर का लेवल क्या क्या है, कि कहाँ पे अब आप देखोगे कि कहाँ पे 0 से 2 तक है मीटर बिलो ग्राउंड लेवल, कहाँ 2 से 5 मीटर तक है, कहाँ 5 से 10 मीटर पर तक है, कहाँ 10 से 20 मीटर तक है। तो यहाँ पे दे रखा है कि कितने मीटर तक है बिलो ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से नीचे हम कितना जाएंगे जहाँ पे हमें ग्राउंड वाटर मिल रहा है। तो आप लोग देखोगे कि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे मोर देन मतलब हमें 40 मीटर से भी नीचे जाना पड़ रहा है ग्राउंड वाटर को ढूंढने के लिए, या 20 से 40 तक जाना पड़े। जो हमारा पूरा एरिया रेड या फिर डार्क रेड कलर से आपको दिख रहा होगा, ये जो है यहाँ पे एरिया डार्क और रेड, जो रेड कलर से वो है मतलब वहाँ पे 20 से 40 मीटर नीचे जाना पड़ रहा है ग्राउंड लेवल के लिए ना, मतलब ग्राउंड वाटर के लिए। और जो एकदम डार्क रेड है जैसे ये वाला एरिया है, तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे 40 मीटर से भी नीचे जाना पड़ रहा है ग्राउंड वाटर को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। केस ऑफ सीमेंट मैंने आपको बताया कि कैसे सीमेंट फैक्ट्री थी, उन्होंने गाइडलाइंस बनाई फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, ताकि सीमेंट फैक्ट्रीज से पोल्यूशन कम से कम हो सके, एकदम खत्म हो सके। और अल्टरनेट मटेरियल्स को यूज करने के लिए भी कहा गया, जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे वृक्षायुर्वेदा के बारे में पढ़ा रखा है, वैसे एग्जाम में आएगा नहीं, तो आप चाहो तो इसे भी एक बार पढ़ सकते हो। फिर ये सिक्किम की केस स्टडी है, मैंने जो आपको बताई थी पेमा की फैमिली वाली, ये वो वाली केस स्टडी है जो हमने पेमा की फैमिली की केस स्टडी पढ़ी थी। ये इंटरनेशनल सोलर एलियंस के बारे में है, जो मैंने आपको बताया था ना, इंडिया फ्रांस ने मिलकर लॉन्च करा इंटरनेशनल सोलर एलियंस, वो है। तो इसका पूरा है कि इंटरनेशनल एलियंस फॉर सोलर एनर्जी, ये 2015 में लॉन्च किया गया था, तो ये उसके बारे में दे रखा है। और जो भादला सोलर पार्क है वो इंडिया के सोलर मतलब सोलर एनर्जी को लेकर जो एम्बिशन है, सपना, ये उसका एक सिंबल है। ठीक है, इसमें मेन यही है। अब यहाँ पे ये बता रखा है जो मैंने आपको बताया था कि कैसे वो कर सकते हैं, जैसे कि बहुत लोगों को क्लीन वाटर या क्लीन एयर नहीं मिल पा रही है, एक अनफेयर चीज हो रही है लोगों के साथ। बहुत से एरिया में ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाईज नहीं है, एयर पोल्यूशन इतना हो रहा है जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ को नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, और हमें हमारा जो नेचर के साथ रिलेशन है, और हमें स्टीवर्ड्स मतलब एक तरह से एक जरिया काम करना है नेचुरल रिसोर्सेज को रिस्टोर, रीजनरेट और सस्टेनेबली यूज करने का। भगवत गीता ने लोक संग्रह को रेफर करा है, जिसकी वजह से ये है कि भगवत गीता में लोक संग्रह है जिसमें ये बोला गया है कि हर एक इंसान को अपनी नीड्स के साथ साथ औरों की चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए। मतलब अपनी व्यक्तिगत चीजों तो देख रहे हो अपनी, पर उनसे ऊपर उठ के हमें सभी की भलाई को भी देखना चाहिए, सभी की भलाई के लिए भी कार्य करना चाहिए। हमें यही नहीं है कि सिर्फ हम ही हमें अपने साथ साथ औरों को भी सोचना चाहिए, उनकी भलाई के लिए भी कार्य करना चाहिए। तो भगवत गीता के लोक संग्रह में इस बात का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का ये चैप्टर खत्म होता है।
उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करें कि आपको अगर कहीं भी कोई डाउट है या कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है तो वो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही में ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा हिस्ट्री का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।